औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ को हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आपको जो है कुछ जनरल डिस्कशन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। गासेस लॉ की एप्लीकेशन में एक डायग्राम है। अगर आपके पास ये एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और इसके दो सरफेसेस है, इसके दो सरफेसेस है, ठीक है। ये आपके पास लोअर सरफेस है, दिस इज द लोअर सरफेस, और ये आपके पास जो है दिस इज द अपर सरफेस, और ये आपके पास हॉलो चार्ज कंडक्टर हॉलो चार्ज कंडक्टर, ठीक है, स्फेयर है या शेल है। ये आपके बुक एक डायग्राम है। देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि चार्ज कंडक्टर का जो भी शेप हो, वो शेप जो भी हो, सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो कंडक्टर हो, गौर से सुने ये बात, ठीक है। आपके पास एक चार्ज कंडक्टर हो किसी भी शेप का, किसी भी शेप का, हॉलो कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, और कोई भी शेप हो, अगर उस पे आप एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोड्यूस कर ले या स्प्रे कर ले, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे on the outer surface of a charge conductor, on the outer surface of a charge conductor, evenly or uniformly, ठीक है। evenly या uniformly अपने आप को outer surface पे redistribute करेगा, और अगर outer surface पे uniformly या evenly redistribute करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि electric field intensity inside a charge conductor will be 0। तो आपके बुक में एक एग्जांपल लिखा गया है कि अगर आपके पास ये चार्ज कंडक्टर है विच इज अ हॉलो कंडक्टर, तो इसके दो सरफेसेस है, एक लोअर सरफेस और एक अपर सरफेस है, और हमने इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस को प्रोड्यूस कर लिया। तो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा कि नॉन 0 होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट एप्लीकेशन में हम यही पढ़ चुके हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आप प्रोड्यूस करेंगे, वो आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली, ठीक है, या इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अनलेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। तो याद रखिए, इसके इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसके इनसाइड 0 होगा, लेकिन आउटसाइड आपके पास 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस वो आपके पास 0 होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर वो आपके पास 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप इसके नीचे देखें, अपर सरफेस के नीचे तो लोअर सरफेस है, तो अगर मैं यहां पर एक गाशियन सरफेस खींच लूं, तो ये गाशियन सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड 0 कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बिटवीन अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस यहां पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो याद रखिए, हॉलो कंडक्टर हो, उस पर आपने एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोड्यूस कर लिए, वो आउटर सरफेस पे आ जाएंगे, तो इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स दोनों 0 होंगे। लेकिन आउटसाइड आपके पास जो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड नॉन 0 होगा। और हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 10 में कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हो, एक
स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एक पॉइंट चार्ज का बिहेव करेगा, ठीक है, और वो आपके पास किस चीज के बराबर होगा, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और आर आप क्या लेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टर से डिस्टेंस लेंगे, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होगा। अच्छा, एक और चीज, अगर ये आपके पास एक हॉलो कंडक्टर है, दिस इज अ हॉलो कंडक्टर, ये आपके पास एक हॉलो कंडक्टर है, ये आपके पास सेकंड एग्जांपल है, दिस इज द सेकंड एग्जांपल एंड दिस इज अ हॉलो कंडक्टर, और इस हॉलो कंडक्टर के इनसाइड सेंटर पे हम क्यू चार्ज को रख ले, लेट्स सपोज मैंने प्लस क्यू चार्ज को रख लिया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को रख लिया, तो अगर ये हॉलो कंडक्टर स्फीयर हो, ठीक है, तो इसके दो सरफेसेस आपके पास होंगे, ये आपके पास अपर सरफेस जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया, ठीक है, ये वही आपके पास अपर सरफेस, ठीक है, ये आपके पास लोअर सरफेस, ये आपके पास लोअर सरफेस, ठीक है, और हमने सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज को रख लिया, ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जो चार्जेस है और कंडक्टर ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज और कंडक्टर एक दूसरे से आइसोलेटेड है, ये हॉलो कंडक्टर के सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है, मैं यहां पर लिख लूंगा क्यू चार्ज एंड कंडक्टर इज isolated from each other. Q charge and conductor is isolated from each other. मतलब Q चार्ज से कंडक्टर और कंडक्टर से Q चार्ज में चार्जेस कंडक्शन नहीं कर सकते। आइसोलेशन का मतलब आपके पास ये होता है कि Q चार्ज से चार्जेस कंडक्टर में नहीं जा सकते और कंडक्टर से Q चार्ज में नहीं आ सकते। आइसोलेटेड का मतलब आपके पास ये होता है। तो एक बात याद रखें, मैं यहां पर थोड़ा सा जनरली आपको बताना चाहता हूं। आप सपोज करें ये कंडक्टर है, सपोज करें ये डस्टर जो मैंने लिया हुआ हाथ में, सपोज करें ये मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, आयरन लिया हुआ है, सपोज करें इस राड पे अगर +1 कूलम चार्ज हो, +1 कूलम चार्ज इस राड पे हो और ये न्यूट्रल हो, ये लेट्स सपोज आयरन है और ये न्यूट्रल है, अगर 1 कूलम चार्ज इस मार्कर पे हो और मैं इसके करीब ला रहा हूं तो इंडक्शन की वजह से इसके सरफेस पे चार्जेस आ जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम चार्जेस इंड्यूस ऑन अ कंडक्टर सरफेस, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाला बॉडी आप करीब ला रहे हैं वही मैक्सिमम चार्जेस इंड्यूस हो सकता है किसी भी बॉडी पे। मैक्सिमम चार्जेस अगर कंडक्टर हो तो वही प्रोड्यूस होगा। अगर ये कंडक्टर है, ये +1 कूलम चार्ज है, तो आप जिस सरफेस के करीब इसको ला रहे हैं, अगर इसका +1 कूलम, इस पे +1 कूलम चार्ज है, तो ये -1 कूलम चार्ज यहां पर इंड्यूस करेगा इस सरफेस पे जिसके करीब आप ला रहे हैं। याद रखिए, अगर इस पे 1 कूलम चार्ज है तो ये मैक्सिमम 1 कूलम चार्ज लेकिन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर सकता है उस सरफेस पे जिस सरफेस के करीब आप ला रहे हैं। ठीक है, तो -1 कूलम इस सरफेस पे जिसके करीब आप ला रहे हैं, -1 कूलम चार्ज अगर ये कंडक्टर हो तो ये इंड्यूस करेगा। लेकिन अगर ये इंसुलेटर हो और इस पे 1 कूलम चार्ज हो, +1 कूलम चार्ज, तो ये 1 कूलम चार्ज से कम चार्जेस इंड्यूस करेगा, इंसुलेटर अगर हो। और अगर कंडक्टर हो तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाला बॉडी आप इसके करीब ला रहे हैं वही मैग्नीट्यूड वो इस पे इंड्यूस करेगा, लेकिन नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव। लेकिन अगर ये इंसुलेटर हो तो फिर इस पे जो इंड्यूस चार्जेस होगा, जो चार्ज बॉडी आप इसके करीब ला रहे हैं उससे कम चार्जेस वो इंड्यूस करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो देखिए, ये आपके पास अपर सरफेस है ये आपके पास लोअर सरफेस है, ठीक है, और ये आपके पास हॉलो कंडक्टर है। तो देखिए, अगर ये +Q चार्ज है तो ये इस लोअर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा।
लेकिन कितना नेगेटिव चार्ज को ये इंड्यूस करेगा? अभी मैंने आपको बता दिया, ये चूंकि कंडक्टर है, अगर ये +1 कूलम है, ये -1 कूलम होगा, लोअर सरफेस पे माइनस चार्ज होगा। और अगर लोअर सरफेस पे माइनस चार्ज है तो अपर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +1 कूलम। ठीक था? अगर सेंटर पे +1 कूलम हो, लोअर सरफेस पे -1 कूलम होगा और अपर सरफेस पे +1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो देखिए, इस प्लस चार्ज ने, पॉजिटिव चार्ज ने लोअर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस किया। कितना नेगेटिव चार्ज? उतना ही जितना ये पॉजिटिव चार्ज है। और इस नेगेटिव चार्ज ने इस अपर सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस को इंड्यूस करेगा। कितना मैग्नीट्यूड? जितना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो देखिए, अब मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। ये भी आपके बुक का डायग्राम है गॉस-ला की एप्लीकेशन में। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये कर सकता हूं कि बिलो द लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा कि नॉन 0 होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे ये कर सकता हूं, बिलो द लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा कि नॉन 0 होगा? तो क्या ख्याल है कि बिलो द लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा कि नॉन 0? तो देखिए, आप पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंट्रैक्शन होगा बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज एट द लोअर सरफेस। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन 0 होगा। बिलो द लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी नॉन 0। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये कर सकता हूं कि बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा कि नॉन 0 होगा? ठीक है, बिटवीन द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, इन दो सरफेसेस के दरमियान इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा कि नॉन 0 होगा? तो मैंने एक बात की थी आपको कि याद रखे, पॉजिटिव चार्ज जितने फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर सकता है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज उतने ही फील्ड लाइंस को सिंक कर सकता है। अगर +1 कूलम चार्ज 100 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर सकता है तो -1 कूलम चार्ज 100 फील्ड लाइंस को सिंक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि ये +q का मैग्नीट्यूड और इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जितनी फील्ड लाइन ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वही फील्ड लाइन सिंक करेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर गॉसियन सरफेस खींच लूं, तो गॉसियन सरफेस देखे, ये +q चार्ज, ये नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना नेगेटिव चार्ज है। अगर ये +1 कूलम, ये -1 कूलम, तो +1 कूलम -1 कूलम इज इक्वल टू 0। तो याद रखे, ये गॉसियन सरफेस नेट चार्ज 0 इनक्लोज करेगा। और अगर ये नेट चार्ज 0 इनक्लोज करेगा तो नेट चार्ज 0 इनक्लोज्ड मींस द टोटल फ्लक्स विल बी 0। टोटल फ्लक्स 0 होगा। और अगर टोटल फ्लक्स 0 होगा तो इसका मतलब है कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो याद रखिए, बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि नेट चार्ज बिलो द अपर सरफेस द नेट चार्ज विल बी 0। तो अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, और फ्लक्स अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? नॉन 0। आउटसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो नॉन 0 होगा। जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि किसी भी शेप का चार्ज कंडक्टर हो, उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन 0 होगा। ठीक है, ये याद रखिए। लेकिन अगर सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है तो फिर बिलो द लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन 0 होगा, बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, और आउटसाइड अ कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन 0 होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे यह कर सकता हूं कि लेट्स सपोज एक हॉलो कंडक्टर है and we put +1 coulomb charge at the center of a hollow conductor sphere.
ठीक है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो एक बात याद रखिए, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे लिया है, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे लिया है और जितना मैग्नीट्यूड लिया है, तो वही पॉजिटिव चार्ज और उतनी मैग्नीट्यूड अपर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। अगर आपने सेंटर पे नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, अगर आपने सेंटर पे नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, तो उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपर सरफेस पे आ जाएगा। ये भी याद रखिए, तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें 3 कंसेप्ट्स हो गए। हॉलो कंडक्टर स्फीयर है, उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बिलो द लोअर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी नॉन जीरो। बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस electric field intensity will be zero because the net charge enclosed is zero, and outside a charged conductor shell electric field intensity will be non-zero, and the net charge on the outer surface will be same as that put at the center of a charged conductor sphere। तो 3 concepts हो गए इसमें से। अच्छा, ये याद रखिए। तो ये आपके पास दूसरा डायग्राम और उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके पास है वो हो गए। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। This is electric field intensity, always from positive plate to negative plate। एक बात याद रखें, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज को, लेट सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पुट कर लूं और रेस्ट में जस्ट में पुट कर लूं, तो क्या ये चार्ज रेस्ट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो याद रखें, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रख लें, सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड द फील्ड। ये एक्सेलरेट हो जाएगा अलोंग द फील्ड। क्यों? क्योंकि इस पे जो फोर्स होगा Fe, याद रखिए आपके पास है E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई क्यू नॉट, या F आपके पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू नॉट। तो ये Fe फोर्स अलोंग द फील्ड होगा। Fe फोर्स आपके पास होगा अलोंग द फील्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो Fe विल बी अलोंग द फील्ड। मैंने यहां पर प्लस लगा लिया, इट मींस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड, और एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द फील्ड। और अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को रख लें रेस्ट में किसी फील्ड में, तो वो नेगेटिव चार्ज रेस्ट में नहीं हो सकता, वो एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड एक्सेलरेट हो जाएगा। दिस इज द फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं Fe इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट E। तो नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड, ठीक है, यहां पर माइनस है, अपोजिट टू द फील्ड, और ये प्लस क्यू आपके पास जो है पॉजिटिव, ये आपके पास अलोंग फील्ड, ये आपके पास अलोंग फील्ड होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पॉजिटिव चार्ज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करेगा अलोंग द फील्ड, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को रख ले तो नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट होगा अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास फोर्स क्यू नॉट ई, और ये भी आपके पास फोर्स माइनस क्यू नॉट ई, और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन आपके पास होगा। और अगर आप एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो मैं लिख लूंगा, न्यूटन आपको कहता है कि इफ देयर इज अ नेट फोर्स, तो यहां पर नेट फोर्स अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह को निग्लेक्ट करें, ठीक है, तो Ma इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और A आपके पास होगा क्यू नॉट ई डिवाइड बाय m। और जनरली मैं लिख सकता हूं
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE डिवाइड बाय m। और एक्सेलरेशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, एंड एज वेल एज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो चार्ज टू मास रेशियो और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आ रहा है कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों निग्लेक्ट किया, तो एक बात याद रखिए, आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, this is 10⁻⁴ times of gravitational force, round about, approximately, ठीक है। This is approximately equal to 10⁻⁴ times of gravitational force। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻⁴ times of gravitational force के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 10⁻⁴ बहुत बड़ा नंबर है, तो वी कैन नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वी कैन नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, एक जगह पर हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक चार्ज है, ये आपके पास अपोजिटली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और यहां पर मैं एक नेगेटिव चार्ज को ले रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन हो तो Q पर स्मॉल e से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल e। अगर इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो तो Q को आप स्मॉल e से रिप्लेस कर लेंगे। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? Fe, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखें विच इज द वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास जो होता है विच इज इक्वल टू द वेट, जो कि वेट के बराबर आपके पास होता है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रख लिया, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं लिख लो कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेशनरी आर एट रेस्ट, जिस तरह डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो आप ये देखिए ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये स्टेशनरी है तो स्टेशनरी का मतलब आपके पास ये होगा, अगर स्टेशनरी है या रेस्ट में है तो इसका मतलब ये होगा कि वेट ऑफ दिस चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब ये होगा कि वेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा mg, और अगर मैं इसके चार्ज को q लूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो QE और E आपके पास बन जाएगा mg डिवाइड बाय q, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, वेट डिवाइड बाय q, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आपको कभी कभी दिया जाएगा द वेट ऑफ अ चार्ज, द वेट ऑफ अ चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। इफ द चार्ज इज स्टेशनरी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तो फिर वेट पर यूनिट चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेट एंड अ चार्ज, ठीक है, या वेट पर यूनिट चार्ज, इट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेकिन ये आप तब इस्तेमाल करेंगे अगर चार्ज रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, और स्टेशनरी सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में पॉसिबल है।
अगर वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर ना हो तो चार्ज पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता, वो एक्सेलरेटेड मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें भी एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, वेट ऑफ अ चार्ज इज गिवन, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज गिवन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। या अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन हो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज गिवन हो, ठीक है, आपसे पूछा जा सकते हैं व्हाट विल बी द वेट इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो वेट आप देख सकते हैं किस चीज के बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, जो कि क्यू ई के बराबर आपके पास है। मैं देखिए इस तरह लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक मॉडल एमसीक्यू कि व्हाट विल बी द वेट, what will be the weight of charge, what will be the weight of charge 1 coulomb stationary in electric field whose strength is 2 Newton per coulomb. What will be the weight of charge 1 coulomb stationary in electric field whose strength is 2 Newton per coulomb? A ऑप्शन आपके पास जो है 2 न्यूटन, बी ऑप्शन आपके पास जो है 4 न्यूटन, सी ऑप्शन आपके पास 1 न्यूटन और डी ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज है। तो देखिए सामने इक्वेशन मौजूद है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी दिया गया है और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी दिया गया है। ठीक है, और वो किस चीज के बराबर है, mg, वेयर mg इज द वेट ऑफ अ चार्ज। तो आप q को उठाकर डायरेक्टली e के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो ये आपके पास वेट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, हियर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है फर्स्ट ईयर कोर्स में, उसी तरह आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक प्लेट है, ये आपके पास दूसरा प्लेट है। ठीक है, मैं इसको ए कह देता हूं, मैं इसको बी कह देता हूं। दे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह डिफाइन करते हैं। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है कि आप किसी मास को अगर अगेंस्ट फील्ड ले जाए तो आपको वर्ड इन करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है, कि आप अगर किसी भी बॉडी पे वर्ड इन करें और अगेंस्ट अ ग्रेविटेशनल फील्ड आप इसको ले जाए, ठीक है, तो आपने जो वर्ड इन किया है, इट विल बी स्टोर एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। तो वहां पर ग्रेविटी में डेफिनेशन, यहां पर हम क्या करेंगे कि मैं अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूं, ठीक है, और उस पे मैं वर्ड इन करूं अगेंस्ट द फील्ड, अगर मैं इस पे वर्ड इन करूं, ये आपके पास ए पॉइंट है और ए पॉइंट से मैं इसको ले जाऊं बी पॉइंट तक थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ये आपके पास ए पॉइंट, ये आपके पास बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाऊं, तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ ले, वो अलोंग फील्ड एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ू तो इस तरफ जाएगा ना। एफ ई का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ ई।
ये FE का डायरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और ये आपके पास अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, और यहां पर एक बात याद रखें कि अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन। अगर आप बुक में देखें, आप लोग ने सेकेंड ईयर में फ्रेश पढ़ा हुआ है कि अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाऊं बाय कीपिंग द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन आपके पास क्या हो, अपोजिट हो। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हम क्यों लेते हैं, आपके ज़हन में ये आएगा, हम क्यों चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ले जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल आप इस तरह मूव करें कि वो एक्सेलरेटेड मोशन करे, तो आपने एसी सर्किट में पढ़ा है मैक्सवेल इक्वेशन में, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन के बाद पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर जाए, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर जाए, वो एनर्जी को लॉस करता है, और एनर्जी लॉस जो होते हैं वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म में होते हैं। तो एनर्जी लॉस होता है, उस एनर्जी लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसको ले जाते हैं, ताकि हमने जितना वर्डन किया उतना वर्डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने भी कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगेंस्ट फील्ड अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाए, तो हमने जो वर्डन किया होगा किधर चला गया, दैट विल बी स्टोर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात याद रखें, हर वो फील्ड जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सके वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो वर्क डन आपके पास while moving a charged particle from A to B, this will be equal to change in potential energy। ठीक है, ये आपके पास change in electrostatic potential energy या electric potential energy। एनर्जी लॉस नहीं है तो वर्डन और पोटेंशियल एनर्जी चेंज सेम होगा। अगर मैं जमीन से एक बॉडी को उठा रहा हूं और मैंने 100 जॉल वर्डन किया, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज में प्रोड्यूस कर चुका वो भी 100 जॉल होगा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर वर्डन कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन आपके पास जो है जितना आपने किया है वही आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दिस इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। आप अगेंस्ट फील्ड चार्ज को ले जा रहे हैं तो आप हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यू बी माइनस यू ए। तो इसका मतलब ये है कि द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि दो मासेस का डिफरेंस मास होता है, टाइम का डिफरेंस टाइम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन आपके पास बन गया है। ठीक है, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड दिस इज इक्वल टू क्यू, बल्कि मैं एक स्टेप लिख लूंगा, आपको पता है वर्ड एंड एफ ई डेल्टा आर। कॉस थीटा भी होता है, लेकिन कॉस थीटा आप देखें, ये आपके पास वर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप ले रहे हैं तो एफ ई नीचे है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, 180 तो माइनस आपके पास, माइनस का मतलब होता है अगेंस्ट फील्ड, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं अगर लू वर्ड डन फ्रॉम ए टू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q naught E delta R. This is basically the equation for the work done or potential energy. तो मैं अब यहां से लिख सकता हूं कि work done or potential energy
किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी directly proportional, potential energy change directly proportional to the magnitude of a charge, directly proportional to electric field strength, and this is directly proportional to displacement. ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है, या पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डिस्प्लेसमेंट. तो पोटेंशियल एनर्जी इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है. तो देखिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर मैं 1 कूलम चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जा रहा हूं, 1 कूलम चार्ज को मैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जा रहा हूं, तो मैंने 1 जॉल वर्डन किया होगा. ठीक है, अगर मैं 2 कूलम चार्ज को मूव कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सेम दो पॉइंट्स के दरमियान, तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज को डबल करें तो आपने वर्डन भी डबल करना होगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी डबल आपने प्रोड्यूस करना होगा. देखिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप लाइटर मास को ऊपर उठा रहे हैं और दूसरी जगह पर हेवी मास को ऊपर उठा रहे हैं, तो किस बॉडी पे आपने ज्यादा वर्डन करना होगा? ठीक है, हेवी मास पे आपको ज्यादा वर्डन करना होगा. तो अगर हेवी बॉडी पे ज्यादा वर्डन करना होगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चेंज आप उसमें ला रहे हैं. तो सेम केस यहां पर टेस्ट चार्ज के लिए भी है कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज को डबल करें, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल, या द वर्डन विल बी डबल. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डबल करें, लेट्स सपोज 1 कूलम चार्ज के इर्द गिर्द मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, 1 कूलम चार्ज था और वो सोर्स चार्ज था, और उसके बाहर किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में टेस्ट चार्ज को मूव कर रहा हूं और मैंने 1 जॉल वर्डन किया. अगर मैं उसी 1 कूलम चार्ज को रिप्लेस कर लूं 2 कूलम चार्ज से और सेम डिस्टेंस पे सेम 2 पॉइंट्स के दरमियान में टेस्ट चार्ज को मूव करूं, व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? डबल. ठीक है, वर्डन कितना होगा? डबल होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि आपने सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया तो उसके इर्द गिर्द फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल होगा, तो इसलिए आपके पास वर्डन या पोटेंशियल एनर्जी भी डबल होगा. एंड सेम इज द केस फॉर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट पे समझना आसान है कि आप यहां से यहां तक एक चार्ज को ले जा रहे हैं और यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तक आप मूव करेंगे उतना ज्यादा वर्डन आपने करना होगा. ठीक है, उतना ज्यादा वर्डन आपने करना होगा. ठीक है, तो ये बात याद रखें. तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the electric field strength and directly proportional to the displacement up to which we move a charged particle. तो ये potential energy. तो इसमें ये मैथमेटिक्स जरूरी है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता दिए. ठीक है, कि मैं अगर इसमें से एक वही एमसीक्यू मॉडल एमसीक्यू ताकि आपके पास आ जाए, अगर मैं बना लूं, ठीक है, एमसीक्यू के 1 कूलम चार्ज, या मैं इस तरह लिख लूंगा, क्यू चार्ज मूव अगेंस्ट फील्ड बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, we do, work done is 10 joule. Work done is a 10 joule. Q charge move against field between 2 fixed points, work done is a 10 joule. If we move, when we move 3Q charge between 2 fixed point, 2 same fixed points, then work done, same fixed points in same field, then work done will be dash. वर्क डन आपके पास क्या होगा? तो ए ऑप्शन आपके पास जो है, वर्क डन मैंने क्या लिया था? 10 जॉल.
10 joule, B option 30 joule, C option 3.3 joule एंड D ऑप्शन आपके पास जो है 90 जॉल। तो वर्डन आप कितना करेंगे 3Q चार्ज पे? तो देखिए यहां पर चार्ज आपके पास Q था, यहां पर चार्ज 3Q है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच वी मूव बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, ठीक है, तो वो आपके पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 3Q आपके पास हो गया, तो वर्डन भी आपके पास 3 टाइम होगा 30 जॉल, ठीक है, इज द आंसर। यहां पर ये देखिए डेल्टा यू या वर्डन, मैंने अगर पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया तो इसका मतलब वर्क डन भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज, ये बात याद रखिए। तो दिस इज अनदर मॉडल एमसीक्यू, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को 3 टाइम इंक्रीज कर जाए तो वर्डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 3 टाइम्स। अब यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस the work done per unit test charge or the change in potential energy per unit test charge. Work done per unit test charge or change in potential energy per unit test charge while moving a charge against the field by keeping the charge in electrostatic equilibrium. आप अगर चार्ज को मूव करें अगेंस्ट फील्ड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, ठीक है, तो आपने जो वर्डन किया है उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करो, या जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आप लाए हैं उसको आप टेस्ट चार्ज पे डिवाइड करें, ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फर्क क्या है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में, वो बाद में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका जो यूनिट आपके पास है, इसका यूनिट जो है दैट इज जॉल पर कूलम, ठीक है, एंड जॉल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट या इसको हम 1 वी कहते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज पे आप 1 जॉल वर्डन करें अगेंस्ट द फील्ड by keeping the charge in electrostatic equilibrium, then the potential difference produces between 2 points will be 1 volt. Potential difference आपके पास क्या होगा 1 volt। ये 1 joule वर्डन पर 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पे अगर आप 1 जॉल वर्डन करें, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो आप अगर यहां से भी देखें, यहां से भी क्लियरली आपको डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा, वर्क डन आर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया कि 2 मासेस का जो डिफरेंस होता है, मास ही होते हैं ना, अगर 100 किलोग्राम माइनस 20 किलोग्राम तो 80 किलोग्राम मास ही, अगर 100 सेकेंड माइनस 20 सेकेंड तो 80 सेकेंड टाइम ही है, ठीक है। तो डेल्टा वी आपके पास यू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट माइनस यू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट एंड दिस इज वी बी माइनस वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है द डिफरेंस इन अ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। वेयर पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और ये बात याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ये इक्वल होते हैं। हम हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, कंपैरिजन कहते हैं ना कि इस पॉइंट से अगर हम चार्ज को ले जाए तो फिर वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हम डिफरेंस निकालते हैं कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंपली मतलब होता है वर्क डन
पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये बेसिकली कहलाता है क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो आपके सामने है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में जरूर ये बात आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फर्क क्या है, तो मैं एक स्टेप में कर लेता हूं। डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्यू नॉट, और अभी हमने डिस्कस किया था क्यू नॉट ई डेल्टा आर डिवाइड बाई क्यू नॉट, दिस इज कैंसल, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। ठीक है, आर में इस तरह भी लिख सकता हूं, वी इज इक्वल टू ई आर या ई डी, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये है, आप इस इक्वेशन में देखिए, कहीं पर आपको टेस्ट चार्ज नजर आ रहा है? आपको टेस्ट चार्ज कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पोटेंशियल आपके पास जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड of a test charge, which is very important concept for MCQ's point of view. ठीक है, potential is independent of magnitude of a test charge. This is very important concept, मैं इसको सर्कल कर लेता हूं। This is very important concept. आप इक्वेशन में देखिए, कहीं पर भी आपको टेस्ट चार्ज नजर नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स आसानी से इसको नहीं समझते, तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आपको समझा दूंगा तो ये खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अगर मैं इस मार्कर को उठा रहा हूं जमीन से छत तक, मैं चेयर को उठा रहा हूं जमीन से छत तक, मैं मोबाइल को जमीन से छत तक उठा रहा हूं, तो देखिए मार्कर हल्का है, मुझे इस पर कम वजन करना पड़ेगा। चेयर भारी है, उस पर मुझे ज्यादा वजन करना पड़ेगा। आप जमीन से भारी चीज इजीली नहीं उठा सकते। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, टोटल मास पे वर्क डन, टोटल मास पे, मार्कर पे वर्क डन, मोबाइल पे वर्क डन और चेयर पे वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो टोटल मास पे वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, लेकिन पर यूनिट मास मैंने इस मार्कर के 1 ग्राम पे कितना वर्डन किया, मैंने मोबाइल के 1 ग्राम पे कितना वर्डन किया, मैंने चेयर के 1 ग्राम पे कितना वर्डन किया, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका भी यूनिट मास लिया 1 ग्राम, मैंने मोबाइल का भी यूनिट मास लिया 1 ग्राम, मैंने चेयर का भी यूनिट मास लिया 1 ग्राम। तो बावजूद इसके कि मार्कर, मोबाइल और चेयर डिफरेंट है, मासेस, टोटल मासेस डिफरेंट है, लेकिन यूनिट मास मैंने सेम लिया, तो इसके 1 ग्राम पे वर्डन, चेयर के 1 ग्राम पे वर्डन और मोबाइल के 1 ग्राम पे वर्डन सेम होगा। ये पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल मींस द वर्डन पर यूनिट मास, और यहां पर है द वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और टोटल मास पे वर्डन वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। टोटल मास पे, पूरे बॉडी पे वर्क डन वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, लेकिन उस बॉडी के यूनिट मास पे वर्डन वो पोटेंशियल कहलाता है। अब देखिए चार्ज है, तो टोटल चार्ज पे वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, और यूनिट चार्ज पे वर्डन पोटेंशियल कहलाता है। मतलब आप पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं लेते, आप यूनिट चार्ज लेंगे। अगर 10 कूलम है, दूसरी जगह पर 5 कूलम है, तीसरी जगह पर 3 कूलम है, तो हम टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं लेंगे, हम जो है 1 कूलम चार्ज लेंगे कि उस पर वर्डन क्या होगा। तो ये फर्क है आपके पास पोटेंशियल का। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट,
potential is independent of magnitude of a test charge. तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म, चले मैं यूनिफॉर्म फील्ड ले लेता हूं, आप यूनिफॉर्म फील्ड में सेम डिस्प्लेसमेंट तक कोई भी चार्ज मूव करे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस विल बी सेम. मैं अगर 1 कूलम चार्ज को सेम फील्ड में सेम डिस्प्लेसमेंट तक मूव कर जाता हूं, अगर मैं 2 कूलम चार्ज को सेम फील्ड में सेम डिस्प्लेसमेंट तक मूव कर जाता हूं, अगर मैं 10 कूलम चार्ज को सेम फील्ड में सेम डिस्प्लेसमेंट तक मूव करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी. ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने यहां पर लिखा है टेस्ट चार्ज. एक होता है सोर्स चार्ज, एक होता है टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज वो होते हैं जिसको आप मूव करते हैं, जिस पे आप वर्डन करते हैं, वो टेस्ट चार्ज होता है. तो दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान आप कोई भी चार्ज ले लें, दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान आप कोई भी चार्ज लेकर मूव करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल प्रोड्यूसेस विल बी सेम. अगर मैं इस पे एक मॉडल एमसीक्यू बना लूं, ठीक है, एक मॉडल एमसीक्यू मैं इस पे बना लूं कि 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस produces while moving Q charge कुछ भी आपको दिया जा सकता है, while moving Q charge against field, against electric field, against electric field. 2 volt potential difference produces while moving Q charge against electric field. If we move 5Q charge, if we move 5Q charge between same 2 points, in same electric field, then potential difference produces will be dash. A ऑप्शन आपके पास जो है 2 वोल्ट, बी ऑप्शन 10 वोल्ट, सी ऑप्शन आपके पास जो है 0.4 वोल्ट, और डी ऑप्शन आपके पास जो है मैं लिख लूंगा 20 वोल्ट. तो आंसर आपके पास क्या होगा? 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू मूव 5Q चार्ज इन सेम 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस विल बी. तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बता दिया कि देखिए जिस चार्ज को आप लोग मूव करते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है. तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आप जितने भी बढ़ा दें या जितने भी कम कर दें, अगर सेम फील्ड में सेम 2 पॉइंट्स के दरमियान आप चार्ज को मूव करें, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस विल बी सेम. आंसर आपके पास 2 वोल्ट होगा. एक एमसीक्यू मैं करूंगा लेक्चर नंबर 12 में, ताकि आपसे थोड़ा सा ये भूल जाए. मैं फिर एक एमसीक्यू करूंगा ताकि आपको अपने लेवल का पता चल जाए कि आपको कितना समझ आ गया. ठीक है, तो इसी में मैं 1 या 2 एमसीक्यूज और करवाऊंगा. अभी मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा लेक्चर नंबर 11 में, ताकि आप ये लेक्चर देखने के बाद थोड़ा सा भूल जाए और मैं एमसीक्यूज करवा लूँ, ताकि आपको याद है कि याद नहीं है. ठीक है, बाकी आपका लेक्चर नंबर 11 है, थोड़ा सा सब्र किया करें. रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन सिस्टम है, कभी कभी लिंक डाउन हो जाता है, नेट का प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, तो अगर लेक्चर थोड़े से लेट हो तो आप टेंशन मत लें. ठीक है, थोड़ा सा हौसला रखिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, नेट है,
ज़रूर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी कोऑपरेशन हमारे साथ होगी और हम अपनी भरपूर कोशिश करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।